दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएड फोर्थ सेमेस्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है हमारा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इस टॉपिक को जो कि हम समझ सकते हैं, ये जो सब्जेक्ट हमारा ये मैंडेटरी सब्जेक्ट है। अभी आप लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर लिया होगा तो वहाँ आपने देखा ही होगा कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो हमारा कोर सब्जेक्ट है, कंपलसरी पेपर है। इसके अलावा आपने दो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी भरे होंगे, ऑप्शनल फ्रॉम ग्रुप ए और ऑप्शनल फ्रॉम ग्रुप बी। तो उम्मीद करता हूँ आप उन ऑप्शनल के हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे। आपके जो भी ऑप्शनल पेपर हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सजेस्ट करें, फीडबैक दें कि मैं कौन से मेन जो इंपॉर्टेंट ऑप्शनल पेपर हैं उनके साथ मैं आपको वीडियो शेयर करूं, उनके ऊपर मैं आपके लिए डिस्कशन और वीडियोस बनाऊं, ताकि मैं जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड तैयारी में मदद हो सकती है वो अपनी तरफ से पूरी कर पाऊँ। सो आप सजेस्ट करें, फीडबैक दें और मुझे बताएं भी। साथ ही साथ हम रेगुलरली लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के ऊपर अब मैं कंटेंट आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और ये जो प्रक्रिया है, ये आपके जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, इनके जब स्टूडेंट के एग्जाम हो जाएंगे तो इसके बाद ये और ज़्यादा फ्लुएंट और रेगुलर हो जाएगा। कोई बात नहीं, फिलहाल अभी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के वर्ष 2020 का प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न पत्र को सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। हो सकता है आपने एक प्रश्न कर भी लिए होंगे, तो कोई बात नहीं, उनसे टैली कर लीजिएगा। यहाँ पर बताने का मेरा पर्पज़ ये था कि पहले हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को करेंगे, उसमें किस तरह से आंसर लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है और किस तरह से लिखना है। सबसे जरूरी बात है कि आप अपने उत्तर को लिख तो सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक तरीका कौन सा होगा उसके बारे में हम बात करें। तो जो मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एग्जामिनर के तौर पर मैं बताता हूँ या बता रहा हूँ, जो कि आपको अच्छा रहता है, जो आपके लिए लिखने का तरीका बेहतर होता है, जिससे कि आपकी कॉपी जब चेक करेगा कोई भी तो उसे अच्छा रहेगा, उसे इजी होता है पढ़ने में और वो आपको ज़्यादा अंक देता है, जनरल मार्किंग नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को जनरल नहीं करना है, आपका उत्तर हमेशा दूसरों से अलग दिखना चाहिए। उसके लिए करना क्या है, आप जो भी उत्तर लिखते हैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा अच्छे तरीके से रखें, जिससे कि देखने वाला ही समझ जाए कि हाँ, इस बच्चे को नॉलेज है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं और आप इससे और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैंने लिखा है यही सबसे बेस्ट आंसर है, लेकिन इस तरह से जरूर आप लिखें। ये तरीका मेरा सही है, ये मुझे पता है। हाँ, आंसर इससे भी बेहतर आप जरूर लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि डिफाइन नॉलेज। देखिए, आपसे पूछा गया है कि ज्ञान को परिभाषित करें, तो आप इसे और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि ज्ञान को किसी व्यक्ति या किसी चीज की परिचितता। अब परिचितता का मतलब समझ रहे हैं, किसी से जो परिचय होता है, परिचितता, जागरूकता या समझ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब परिचितता कैसे हो सकती है, या तो हम उसके बारे में कोई तथ्य जानते हैं, या उसके हम किसी चीज़ के बारे में, या हमने कोई कौशल अर्जित किया यानी कोई स्किल सीखा है, या किसी वस्तु के बारे में हमने उस चीज़ को अनुभव किया है, उसके बारे में हम जानते हैं, उसका इस्तेमाल किया। तो जब इस तरह से हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, किसी चीज़ से परिचित होते हैं, या उसके बारे में हमारे पास सूचना होती है, तो ये जो सूचना अगर हमारे लिए उपयोगी है, तो ये सारे तरीके से जो हम सूचनाएं ग्रहण करते हैं किसी चीज़, किसी विषय या किसी व्यक्ति के बारे में, तो ये हमारे लिए एक ज्ञान का कारण बनता है, ये हमारे लिए एक ज्ञान होता है। तो परिभाषा रूप में आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा छोटा सा। और इंग्लिश में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि नॉलेज कैन बी डिफाइंड एज द फेमिलियरिटी, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग समवन और समथिंग सच एज ए फैक्ट, स्किल और ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए, किसी के बारे में फेमिलियर होना, किसी के बारे में अवेयर होना, किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना या जानकारी रखना ही हमारे लिए क्या होता है, हम उसे ज्ञान कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। ज्ञान कहाँ से मिलता है, हमारे पास वो कौन से प्रमुख स्रोत है जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है। तो सबसे पहले हमें जो ज्ञान मिलता है वो हमें कुदरती तौर पे भगवान ने हमें जिसके लिए सक्षम बनाया, वो है हमारे इंद्रिया, यानी जिसे बोलते हैं ऑर्गन, आपका सेंसरी ऑर्गन, जैसे कि आँख, नाक, कान। आप समझ सकते हैं आँख, नाक, कान आदि, ये सारी त्वचा, इनके माध्यम, जैसे आँखों से देखकर भी हम चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, कान से सुन के ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति दूर से झगड़ रहा है या कोई व्यक्ति बहुत मधुर गाना गा रहा है, तो हमें दोनों आवाज़ सुनकर पता चल जाएगा कि अच्छा म्यूजिक कौन सा है या कहाँ लड़ाई हो रही। तो दोनों के बारे में ज्ञान हमको कैसे मिला, कान के माध्यम से। तो कुदरती तरीका ये भी है, सेंसरी ऑर्गन से सूंघ कर चीज़ों को पता लगा सकते हैं। इसके बाद हमारी त्वचा से भी बहुत बड़ा एक साधन है हमारे ज्ञान प्राप्त करने का, किसी चीज़ के बारे में गर्म, ठंडा, नुकीला, इस तरह के हमें हमारे स्किन से पता चलता है। तो सेंसरी ऑर्गन आपकी जो है बोल सकते हैं आप, और कुदरती रूप से जो इंद्रियां हैं हमारी, वो हमें मदद करती हैं ज्ञान अर्जित करने में। इसके अलावा हमारा जो ज़्यादातर ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं वो शिक्षा के माध्यम से करते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो हमारा क्या है, थ्रू एजुकेशन।
और उसके बाद जो आता है वो होता है वह थ्रू एक्सपीरियंस है। तो ज्ञान के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, अपने बड़ों के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा सबसे प्रमुख साधन होता है वो होता है हमारा खुद का अनुभव। जीवन में हम जब कहीं भी जाते हैं कुछ नया नया अनुभव करते हैं और कुछ नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ नई चीज़ें या कुछ नया स्किल सीखते हैं। तो जब इस तरह से हम जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे ज्ञान का भंडार बढ़ता जाता है, हमें नया नया ज्ञान मिलता है, नया नया नॉलेज मिलता है। तो उम्र के साथ, मैच्योरेशन के साथ, मैच्योरिटी के साथ में, परिपक्वता के साथ में हमारे अंदर ज्ञान भी बढ़ता है और हमारा ज्ञान जो है और ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा जटिल और ज़्यादा अच्छा होता चला जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगर यही क्वेश्चन आपके शॉर्ट में आ जाए तो इन पॉइंट्स को थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो पॉइंट मैंने आपको, जैसे ये 3 पॉइंट्स बताए, तो इनको आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक इनका उत्तर दे दें। तो शॉर्ट में आएगा तो मात्र इतना लिखें। ये वर्ड जो मैंने अभी यूज़ किए हैं ये पूरे के पूरे 50 वर्ड है। तो आपको समझ गए कि इतना ही उत्तर होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत। और अगला हमारा क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे हम बोलते हैं संप्रेषण भी। तो संप्रेषण का मतलब होता है दोस्तों कि जब एक व्यक्ति अपने भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और सामने वाला उसकी बात को समझ लेता है, तो ये होता है संचार, या इसे बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। अगर परिभाषा रूप में बात करें तो आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, परिभाषा रूप में बात करें तो व्हेन 2 or more people exchange their thoughts or feeling with each other through some meaningful साइंस, याद रखिएगा, कुछ मीनिंगफुल साइंस, सिंबल्स, देन इट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अर्थपूर्ण संकेत, चिन्ह, प्रतीक के माध्यम से एक दूसरे के साथ विचार या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे हम संचार कहते हैं। संचार के अंतर्गत जानकारी देना, प्राप्त करना और जानकारी साझा करने के कार्य शामिल है। मतलब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको समझते हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके संचार प्रक्रिया के अंतर्गत होती हैं। संचार प्रक्रिया के लिए होने के लिए जो प्रमुख साधन है या प्रमुख जो परिस्थिति या घटक जो होते हैं संचार माध्यम के या संचार प्रक्रिया की, वो क्या है कि किसी भी एक संचार प्रक्रिया को होने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। और वो है, पहला आपका प्रेषक, जिसे हम लोग सेंडर बोलते हैं, जो मैसेज को भेज रहा है। जैसे कि मैं अभी प्रेषक हूँ, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, प्रेषक हूँ। दूसरा रिसीवर, आप सभी मेरे साथी, मेरे भाई बहन जो हैं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो आप क्या हैं, रिसीवर हैं। आप क्या है, प्राप्त करता है। तो मेरे मैसेज जो मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ वो आप प्राप्त कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए, रिसीवर। तो मेरा और आपका होना बहुत जरूरी है किसी भी संचार प्रक्रिया का होने के लिए। मतलब भेजने वाले का, सूचना भेजने वाले का और सूचना प्राप्त करने वाले का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा ये प्रक्रिया कभी भी पूरी नहीं हो सकती जब तक कि इन दोनों को जोड़ने वाला एक कम्युनिकेशन मीडियम ना हो, संचार का एक माध्यम ना हो। तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम आपका टेलीफोन हो सकता है, कम्युनिकेशन मीडियम हमारी जो ध्वनि होती है, बोलने की तरीका होता है, मुंह से जो आवाज़ निकलता है वो हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, या किसी संकेत के माध्यम से भी हम लोगों को इशारे से या हाव भाव से या मुंह के जेस्चर से या इस तरह से हम लोगों को समझा पाते हैं। तो माध्यम कुछ भी हो सकता है जिससे कि सामने वाला आपकी बात को समझ जाए। वो जो माध्यम होगा वो आपके लिए कम्युनिकेशन मीडियम काम करेगा। इस प्रश्न का उत्तर देते वक्त मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करें तो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। आप क्या करें, बीच में बना दें यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन मीडियम, यहाँ पर आप बनाए रिसीवर और यहाँ पर आप बनाए क्या, सेंडर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख दें यहाँ पे कि सेंडर, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा कम्युनिकेशन चैनल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कौन, रिसीवर। अगर ये बॉक्स आप एग्जाम में बना देते हैं ये ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा इफेक्टिव भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग क्या है, भाषा अधिगम क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग मतलब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो उसे हम लोग लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। कई बार साधारण भाषा में या अब स्पेसिफिकली कहा जाता है कि जब हम कोई दूसरी भाषा सीखते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, तो उसे हम लोग लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी, उसके लिए भी हम लोग लैंग्वेज लर्निंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम साधारण रूप में बात करें तो आप किसी भी भाषा को, चाहे आप अपनी मातृभाषा को सीखें, हिंदी को, इंग्लिश को, मराठी को या फ्रेंच, जर्मन, कोई भी भाषा जब आप सीख रहे हैं, जब आप उसके व्याकरण को सीख रहे हैं, जब उसके प्रयोग को सीख रहे हैं, जब उस भाषा को पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसे हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग मतलब उस भाषा की सारी जानकारी इकट्ठा कर लेना, उसके व्याकरण से परिचित होना, उसके उपयोग के बारे में जान लेना। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं कि व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज लर्निंग इज एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब ग्रहण करना, प्राप्त करना। तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के वातावरण में अपने माता पिता, भाई बहन, गुरुजन
के संपर्क में रहकर भाषा को सीखते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, साधारण रूप से हमें पता भी नहीं चलता और हमारे अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाषा सीखने के लिए संरचना, नियम और व्याकरण सीखना शामिल है। यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, लेकिन अब जब कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो वहाँ हमें जो है औपचारिक शिक्षा की जरूरत पड़ती है। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन जरूर कर लेंगे आप लोग कि जब मातृभाषा और घर में बोलचाल की भाषा को सीखते हैं वहाँ तो कोई औपचारिक मतलब प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब कोई दूसरी भाषा, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो वहाँ औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऐड कर लेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, और देखिए ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपको, ये आप सोचेंगे हम इससे बेहतर या इससे ज़्यादा, ये कुल 50 शब्दों वाले उत्तर है, तो आपको तकरीबन इतने में ही आंसर देना है। आपको भी याद रखना है कि आपका उत्तर इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप यहाँ पे इससे और कोई भी बेहतर उत्तर लिख दें, लेकिन शब्दों की सीमा इससे बेहतर, इससे ज़्यादा नहीं करिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, एक बड़ा यानी कि एक वयस्क आदमी और एक जो आपका एक बच्चा होता है, उन दोनों के सीखने के अधिगम प्रक्रिया के बीच में क्या अंतर है। तो आज देखते हैं, हाउ एन अडल्ट एंड ए चाइल्ड लर्न। ये क्वेश्चन है आपका, देखिएगा आप। तो मैं बात करूंगा कि चाइल्ड कैसे सीख रहा और एक वयस्क कैसे सीख रहा। दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करते हुए चलेंगे, तुलना करते हुए चलते हैं। देखिए, चाइल्ड रिलाई ऑन अदर टू डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी लर्न। एक बच्चा जो है दूसरों पर आश्रित रहता है, दूसरों पर निर्भर करता है इस बात को जानने के लिए कि उसे क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए क्या पढ़ना आवश्यक है। लेकिन एक वयस्क आदमी जो होता है, एक बड़ा व्यक्ति जो होता है, एक वयस्क होता है, उसको खुद पता होता है कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसे क्या पढ़ना आवश्यक है। तो पढ़ना क्या है, इस बात का चुनाव बच्चा नहीं करता, बच्चे के लिए उसके जो उसके अभिभावक होते हैं या उसके टीचर होते हैं वो करते हैं। लेकिन एक वयस्क आदमी अपने विषय का, अपने लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या उसे पढ़ना है, इस विषय का चुनाव वह खुद ही करता है। दूसरा अंतर है, एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन बीइंग प्रेजेंटेड एट फेस वैल्यू। तो उसको जो भी शिक्षा दी जाती है वो उसको इस आधार पर ग्रहण करता है कि उसे बताने वाला कौन है। अगर उसके टीचर हैं, उसके माता पिता हैं, या फिर ऐसा कोई जो प्रभावशाली व्यक्ति है जिससे बच्चे का लगाव है, या बच्चा उससे डरता है या उसका सम्मान करता है, तो उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता उसके बारे में, तो उसकी बातों को वो इतने ध्यानपूर्वक नहीं सीखेगा। परंतु एक वयस्क आदमी जब चीज़ों को सीखता है तो उसको इन्फॉर्मेशन लेने से पहले वो इस बात का ध्यान रखता है कि वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए कितना यूज़फुल है, क्या उसके लिए आगे काम आने वाला है। वो इस बात का ध्यान नहीं देता कि उसे कौन बता रहा है, वो गुरुजन बता रहे हैं या उसके दोस्त बता रहे हैं या उससे कोई छोटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक वयस्क आदमी को, वयस्क आदमी का पूरा ध्यान सूचना की क्वालिटी के ऊपर होता है। एक बच्चा जब पढ़ाई करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि जो भी वो चीज़ें भी पढ़ रहा है, एक्सपेक्ट व्हाट दे आर लर्निंग टू बी यूजफुल इन फ्यूचर। तो आज मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वो मुझे भविष्य में काम आएगा। जैसे कि अगर बच्चा आज 2+2 जोड़ करना सीखता है या फिर गणित के कुछ नियम या व्याकरण के कुछ नियम सीखता है, तो वो उम्मीद करता है कि इन चीज़ों का मैं परीक्षा में उपयोग करूँगा या आगे जीवन में उपयोग करूँगा। लेकिन जब एक वयस्क आदमी इन चीज़ों को पढ़ता है, किसी विषय का ज्ञान लेता है, तो वो चाहता है कि जो चीज़ें मैंने अभी पढ़ी हैं उनका इस्तेमाल मैं अभी ही करूँगा। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। फ्यूचर के लिए प्लान करता है कौन, बच्चा जो भी सीखता है वो चाहता है कि मैं इसका इस्तेमाल, या उसका ऐसा विचार होता है कि इन सारी चीज़ों को मैं आगे जीवन में इस्तेमाल करूँ। लेकिन वयस्क आदमी जो भी चीज़ें सीखता है उसका तत्काल इस्तेमाल करना चाहता है, उसका तत्काल प्रयोग करना चाहता है और उससे फ़ायदा लेना चाहता है। अभी देखिए, आपके जब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आए तो आप यहाँ तक एक 4th पॉइंट तक लिख के छोड़ दें। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हैव नो एक्सपीरियंस। तो छोटे बच्चे को अपने विषय के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो आपको कुछ नहीं बता सकता है। इसको जो भी चीज़ें वो पढ़ता है वो पहली बार पढ़ रहा था, इसलिए वो जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी उसकी तुलना किसी पहले से प्राप्त ज्ञान के साथ नहीं कर पाता। यानी कि गणित वो पहली बार ही पढ़ रहा होता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के बारे में वो पहली बार पढ़ रहा होता है। तो जो भी चीज़ें उसे बताई जाती हैं उसको वो ध्यानपूर्वक सुनता है और समझने का प्रयास करता है। लेकिन एक वयस्क जो होता है उसके पास पहले से विषय का ज्ञान होता है और जो चीज़ें उसे बताई जा रही होती हैं या जो चीज़ें वो पढ़ता है उसको वो उसके साथ कंपेयर करता है, देखता है कि क्या कुछ और बताया जा रहा है या कुछ और ज़्यादा फायदेमंद है कि नहीं। तो जब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके आंसर आ जाए तो आपको मात्र यही लिखना है। आप दोनों साइड को काउंट करेंगे तो आपके जो है 50 शब्दों से ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इतना लिख दीजिए आप, या इसमें जो भी आगे भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ जो भी अच्छे लगे उनमें से कुल 4 पॉइंट्स आप लिख दें। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाए तो आपको थोड़े पॉइंट और भी ऐड करने, जैसे ए चाइल्ड हैज़ ए लिटिल एबिलिटी टू सर्व और असेस द नॉलेजेबल रिसोर्सेज। मतलब ना तो एक छोटा बच्चा ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है, ना ही वो ज्ञान के स्रोतों का सही आकलन कर सकता है कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए अच्छी होंगी, किन माध्यम से मैं पढ़ूं।
और किसी को वो बता पाने में भी उतना सक्रिय और सक्षम नहीं होगा जितना कि एक वयस्क आदमी होता है, क्योंकि एक वयस्क आदमी के पास नॉलेज होता है, उसके पास क्षमता होती है कि जो भी चीज़ें संसाधन उपलब्ध हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको वो ठीक से पढ़ पाए, उनका वो आकलन कर पाए कि मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए या ये किताब, कौन सी किताब से मुझे अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों का वो आकलन कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है, जबकि ये क्षमता बच्चे में नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। छोटा बच्चा जो अध्ययन करता है तो उसके अंदर आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, मतलब वो क्या करता है, मूर्त चिंतन करता है। वो चीज़ जो चीज़ें पढ़ता है उनको वो अपने आसपास में देखता है, अगर वो दिखती हैं तो वो समझता है वो चीज़ें जो पढ़ रहा है वो सही है, और नहीं तो उसके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन एक वयस्क आदमी जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि मूर्त चिंतन के साथ अमूर्त चिंतन करने में भी सक्षम होता है। तो क्योंकि वो अमूर्त चिंतन कर पाता है तो जो चीज़ें वो पढ़ता है उसके बारे में वो विचार करके कुछ और नई चीज़ें और ज्ञान सृजित कर पाता है, नया ज्ञान क्रिएट कर पाता है। उदाहरण के लिए जब एक छोटे बच्चे को प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया जाता है तो वो ये तो समझ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, लेकिन उस पर वो विश्वास नहीं करता क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देख नहीं पाता। लेकिन एक वयस्क आदमी प्रकाश संश्लेषण के सिद्धांत को पढ़ने के बाद फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को समझ भी लेता है और उसे फिर अपने दिमाग में अपने पहले की जानकारी से जोड़कर समझ पाता है कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है, किस तरह से क्लोरोफिल काम करता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो अमूर्त चिंतन भी कर पाता है, जबकि ये बच्चा ये सारी चीज़ें करने में असक्षम होता है। एक जो छोटा बच्चा होता है जब वो पढ़ता है एक वयस्क के तुलना में, तो वो जो भी चीज़ें पढ़ता है वो उसके बारे में एक ठोस निर्णय बनाना है, तो उसको बदलना थोड़ा मुश्किल होता है, वो आगे लंबे समय के बाद जाकर उसको बदलता है। उदाहरण के लिए जब बच्चा एक समझ लीजिए जब एक किसी कुत्ते को देख लेता है, अगर घर में इसके एक काला कुत्ता है जो उसके घर में है और बच्चा बाहर नहीं जाता, तो उसके हिसाब से कुत्ता सारे कुत्ते ऐसे ही होते हैं। लेकिन एक वयस्क को पता है कि नहीं, उसके पास में बहुत सारा नॉलेज होता है, तो एक वयस्क आदमी ये जानता है कि नहीं, ये जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो अपने ज्ञान को जोड़कर अपने ज्ञान को बढ़ाता है। मतलब अगर वयस्क ने एक कुत्ता देखा तो उसको ये पता होता है कि कुत्ता ये भी एक वैरायटी है और इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी है जो आपको अगल बगल आस पड़ोस में दिख जाएंगे। छोटा बच्चा जब पढ़ता है वो रोट लर्निंग करता है, यानी रट कर पढ़ता है, जबकि एक व्यक्ति जो होता है उसको एक्टिवली पढ़ता है, उसको समझ के पढ़ता है। एक वयस्क व्यक्ति चीज़ों को समझ के पढ़ता है, एक छोटा बच्चा पढ़ने के वक्त चीज़ों को ज़्यादातर ध्यान रटने पर रखता है, उनको याद करने पर रखता है। बच्चा जब पढ़ता है वो सब्जेक्ट सेंटर होता है, मतलब जो भी चीज़ें वो पढ़ता है उसका पूरा ध्यान, या उनको जो शिक्षा दी जाती है वो भी किसी विषय से संबंधित होती है और उसी विषय पे उसका पूरा ध्यान होता है। लेकिन जब एक वयस्क आदमी किसी चीज़ को पढ़ता है तो उसका उद्देश्य होता है उस विषय का ज्ञान तो लेना ही, उस विषय के ज्ञान से जो उसको नॉलेज मिला है, जो स्किल हुआ है, उससे वो अपने सामने आने वाले किन्हीं समस्याओं का सामना कर पाए या किसी समस्या के समाधान। ये उदाहरण के लिए जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उससे संबंधित भी अगर क्वेश्चन आ जाए, जो अगर मान लीजिए फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो फोटोसिंथेसिस संबंधित भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो एक वयस्क आदमी उसका उत्तर दे सकता है। लेकिन छोटा बच्चा अगर फोटोसिंथेसिस लिखा है तभी उत्तर दे पाएगा, अगर फोटोसिंथेसिस से संबंधित, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ दूसरा टॉपिक है तो शायद वो उत्तर देने में इतना सक्षम ना हो। आखिरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे जो है बाहरी तत्वों से जो है उनका अध्ययन जो है आपका प्रभावित होता है। देयर स्टडीज आर इन्फ्लुएंस्ड या अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। अगर उनको कोई डांटता है, पुरस्कार देता है तो उससे उनकी पढ़ाई पर बहुत फर्क पड़ता है। डांटने से वो ऐसे काम नहीं करते हैं, जैसे कि अगर वो पढ़ाई नहीं करे तो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, और अगर वो पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं तो उनको पुरस्कृत किया जाए, उनका सम्मान किया जाए, उनको बधाई दी जाए तो वो और ज़्यादा बेहतर करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बड़ों के साथ उतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है। वो आंतरिक रूप से खुद की आवश्यकताओं के कारण वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, उनको पता है ये शिक्षा ग्रहण करने से उन्हें क्या लाभ मिलेगा, तो उनको पढ़ने के लिए कोई बाहरी प्रेरक, कोई बाहरी मोटिवेट करने वाला हो ऐसा कोई ज़रूरी आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्हों आप लिख सकते हैं कि एक वयस्क आदमी कैसे सीखता है और एक आपका एक बच्चा किस तरह से शिक्षा ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया तो आप हिंदी में भी आपको यहाँ देख सकते हैं। राइट द स्टेप्स ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। देखिए अब किसी चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पता है कि आपके एग्जाम होने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये यार जो अभी बीएड का एग्जाम होने वाला है ना उसमें क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे। तो आप मुझे ये बताइए या आप खुद सोचिए कि आप इस कॉन्सेप्ट पर आपने ये संप्रत्यय या ये कॉन्सेप्ट कैसे बनाया कि पेपर टफ होगा। आप खुद सोच के बताइए। तो इसका आंसर ये है कि आपने क्या किया, जो और सारे आपके दोस्त थे उनके क्वेश्चन पेपर को देखा
और उनसे चर्चा की, उनके क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया, ये 3-4 चीज़ें आपने की तो आपको समझ में आया कि यार इस बार प्रश्न पत्र जो है सरल है, टफ नहीं है बल्कि काफ़ी सरल आ रहा है। तो आप इस कॉन्सेप्ट में पहुंचे, इस कॉन्सेप्ट को आपने बनाया कि इस वर्ष जो पेपर आने वाला है वो सरल होगा और हम काफ़ी आसानी से इस पेपर को कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपने कैसे बनाया? जब उसके बारे में आपने अनुभव ज्ञान प्राप्त किया, आपने लोगों के साथ चर्चा की और आपका जो पुराना अनुभव था उसके आधार पर आपने अभी वर्तमान में जो आपको सूचना मिली है, वर्तमान में जो आपने पेपर देखा उसको आपने प्रोसेस किया, उसका आपने अवलोकन किया, एनालिसिस किया और आप समझ पाए कि नहीं ये पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के हिसाब से तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी आसान है। तो यही चरण हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के। तो आइए इनको सिस्टमैटिक तरीके से देख लेते हैं। देखिए, तो पहला जो स्टेज आपका होता है आपके संप्रत्यय निर्माण का, वो होता है आपका ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी चीज़ का अवलोकन करना, किसी चीज़ को देखना, उससे परिचित होना, किसी घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, यानी कि किसी चीज़ से आपको जागरूक होना। अब मैं इसको और डिटेल में आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कॉन्सेप्ट निर्माण की प्रक्रिया में, किसी चीज़ के बारे में, चाहे आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि यार ये बहुत ही गुस्सैल आदमी है या ये बहुत ही शरारती व्यक्ति है, ये आप कब कह पाते हैं? जब आप उसकी कुछ हरकतों को देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को देखते हैं, उसके प्रति जागरूक होते हैं, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं और समझते हैं। तो पहला सबसे पहले हमारे पास जो पहला स्टेज होता है वो होता है अवलोकन करना, यानी चीज़ों को देखना, उसको अनुभव करना, उसके प्रति जागरूकता प्राप्त करना। तो पहले ऑब्जर्वेशन होगा हमारा। उससे क्या होता है, इससे होता यह है कि हम उसके बारे में जो है चीज़ों को जान पाते हैं। तो ये प्रक्रिया आपकी प्रत्यक्ष भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। अप्रत्यक्ष मतलब कि आप किसी और से उसके बारे में पूछ सकते हैं, या किसी बारे में आप अगर जानते हैं कि ये व्यक्ति गुस्सैल है तो हो सकता है आप उसके बारे में उसके किसी मित्र से पूछ लें, परिवार वालों से पूछ लें, या फिर कई बार हो सकता है आपने उसको खुद ही किसी के साथ लड़ते हुए देखा हुआ। तो ये दोनों डायरेक्ट तरीका और इनडायरेक्ट तरीका आपको ये बताता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है काफ़ी झगड़ैल स्वभाव का है, काफ़ी गुस्सैल स्वभाव का है। तो देखकर उसके प्रति जागरूकता। तो उदाहरण के लिए जैसे कि एक काले कुत्ते को देखकर बच्चा ये समझता है कि भाई ये कुत्ता जो है आपका काले रंग का, और ऐसे जो भी जानवर होते हैं हम कुत्ता कहते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये उदाहरण मैं आपको देता हूँ। उसके बाद सामान्यीकरण करते हैं, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है या आप एक कुत्ते को, जब बच्चा उसी कुत्ते को बार बार देखता है कि या उसी तरह के और सारे कुत्तों को देखता है और एक ही तरह के हाव भाव वो करते हैं, सारे कुत्ते भौंकते हैं, 4 पैर पे होते हैं, वो आपके आसपास घूमते हैं। या फिर अगर मैं व्यक्ति का उदाहरण ले लूँ तो आपने देखा कि व्यक्ति जो आपके घर के सामने लड़ रहा था कल मार्केट में भी लड़ रहा, उसके बाद आपने देखा स्कूल में भी लड़ रहा है। तो आप ये चीज़ समझ लेते हैं कि यार ये जो व्यक्ति है ना उसकी जो व्यवहार है वो उसके जनरलाइज व्यवहार, उसके व्यवहार को आप जनरलाइज कर लेते हैं अपने हिसाब से। आप समझ लेते हैं यार इसको जहाँ देखता हूँ वहाँ लड़ता रहता है। तो आपने क्या कॉन्सेप्ट बना लिया कि जनरलाइज कर लिया उसके व्यवहार को, वो आपने सामान्यकरण कर लिया कि ये व्यक्ति जो है आपका लड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि आपने इसको कई बार देखा। तो अगर एक ही प्रकार की जो घटना है उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है, तो हम इसको समझ लेते हैं, तो जनरलाइज कर पाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, फिर उनका जनरलाइज करते हैं यानी कि सामान्यकरण करते हैं। उसके बाद तीसरा जो होता है आपका डिस्क्रिमिनेशन और डिफ्रेंशिएशन, मतलब अंतर करना, भेद विभेद करना और सामान्यीकरण करना। मतलब ये हम देखते हैं कि वस्तुओं और चीज़ों को उनकी समानता और असमानता के बीच में अंतर करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बच्चा देखिए क्या करता है, बच्चा क्या करता है, जब उसने कुत्ते देखे, ठीक है, कुत्ते के बारे में उसने अभी तक जानकारी इकट्ठे करी कि सारे कुत्ते भौंकते हैं, काले रंग के होते हैं, हमारे आसपास में रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं। जब वो घर से बाहर निकलता है वो बकरी को देखता है, आप गाय को देखता है, तो और जानवरों को देखता है, तो उनके बीच में उसको अंतर समझ में आता है। इस अंतर के आधार पर वो ये समझ पाता है कि कुत्ते के ये व्यवहार हैं और गाय के बकरी के ये व्यवहार है, तो उनके बीच में अंतर करता है। और अब उसका एक कॉन्सेप्ट बनता है कि कुत्ते को अगर हमें बोलना है इस प्रकार का अगर कोई व्यवहार करता है तो इसको हम कुत्ता बोलते हैं, और इस प्रकार का व्यवहार कोई करता है, गाय जैसा व्यवहार करता है तो उसे हम गाय कहते हैं। तो गुणों के आधार पर और सारी चीज़ों के गुणों के आधार पर जब हम लोग उनका आप बोल सकते हैं विभाजन करते हैं, उसमें अंतर करना सीख लेते हैं, तो ये तीसरा स्टेज होता है जो कि हमें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में, किसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा संप्रत्यय निर्माण में मदद करता है। तो इस स्थिति से गुजरने के बाद हमारा जो है किसी चीज़ के बारे में जो संप्रत्यय होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो तकरीबन बन जाता है। और सबसे आखिरी स्टेज होता है एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि उपरोक्त जब तीनों प्रक्रियाएं हो जाती हैं तो हम उसके बारे में फिर पूर्ण रूप से एक डिसीजन ले लेते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। तो चौथा स्टेज है, आपको यहाँ लिखना है। अभी आप समझ गए होंगे ये 4 स्टेप आपको लिखना है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो पहला क्या होता है, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करना, दूसरा आपका होता है सामान्यीकरण, तीसरा होता है भेद विभेद यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, और चौथा होता है आपका सामान्यीकरण के बाद में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। तो ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं।
अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, संचार में बाधाएं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान या किसी भी कम्युनिकेशन प्रक्रिया के दौरान, किसी भी बातचीत की प्रक्रिया के दौरान अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी बातचीत को होने नहीं देती, आपकी बातचीत की प्रक्रिया को बाधित करती है, अगर मैं आपको बात बता रहा हूँ और अगर मेरा हेडफोन ख़राब हो जाए या इंटरनेट चला जाए, तो ये सारी चीज़ें क्या करें, मेरी और आपके बीच में जो एक संपर्क है, जो मैं सूचना आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, वो शायद नहीं पहुँच पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे और आपके बीच के संपर्क को डिस्टर्ब कर रही हैं, हमारे और आपके बीच की जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर रही हैं, बाधा पहुँचा रही हैं, हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर्स आपके जो है फिजिकल हो सकते हैं। देखिए मैं अब यहाँ पे डेफिनेशन को अब थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहा हूँ। ये आपके फिजिकल हो सकते हैं, मतलब मशीनी हो सकता है, आपके आसपास का वातावरण हो सकता है, जैसे कि शोरगुल, आपका इंटरनेट ख़राब हो जाना, आपका डिवाइस ख़राब होना, इस तरह की चीज़ें जिसके कारण जो है आपकी आवाज़ शायद सामने वाले तक नहीं पहुंच पा रही है, आप जो सूचना पहुंचाना चाह रहे हैं वो नहीं पहुंच पा रही। तो ऐसा कुछ भी जो फिजिकली आपका इंटरनेट हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, टेलीफोन ख़राब होना हो सकता है आप जहां बात करें आपके बीच में एक दीवार आ गई है, उसकी वजह से शायद आवाज़ ना पहुंच पाए, या फिर ऐसा कुछ भी जैसे कि आपके अंदर आपकी आवाज़ ख़राब है, आप ठीक से बोल नहीं पा रहे। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि फिजिकल बैरियर होते हैं। मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि आप शारीरिक बाधाएं भी हो सकती हैं। तो इस तरह से शारीरिक की जगह आप लिख सकते हैं फिजिकल बैरियर्स, मतलब जो बाहर में आपको दिख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद भाषाई बैरियर। देखिए भाषा का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप हिंदी समझते हैं और मैं फ्रेंच बोलता हूँ, तो क्या हम लोग आपस में सही प्रकार से कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं। तो भाषा एक बहुत बड़े बाधक के रूप में काम करता है। तीसरा है कल्चरल बैरियर। कई बार लोगों के कल्चर इतने अंतर होते हैं, मतलब हमारी संस्कृति एक दूसरे से इतनी अलग होती है कि कई बार जो चीज़ें हमारे संस्कृति में सही होता है और हम लोगों को बताना चाहते हैं, हो सकता है सामने वाली संस्कृति में जिसे हम बात कर रहे हैं उनमें वो चीज़ें सही ना हो, तो वो जो भी बातें हम बताना चाह रहे हैं शायद उसे ठीक से नहीं समझ पाएँ। तो कल्चरल यानी कि हम बोल सकते हैं इसे आपका सांस्कृतिक बाधाएं भी बहुत बड़े बाधा के रूप में काम करती हैं कम्युनिकेशन के दौरान में, संचार के दौरान में। इसके बाद में भावात्मक या इमोशनल। अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से डिस्टर्ब हैं, आप शारीरिक रूप से बीमार हैं, आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, या फिर आपको कोई ऐसी समस्या है जिससे कि आप मेरे साथ जुड़कर बात नहीं कर पा रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है मेरे साथ में, तो हो सकता है ऐसी स्थिति में जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप नहीं सुनेंगे। तो कई बार अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं बातचीत करने के लिए, संचार करने के लिए, तो भी कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़े बाधक के रूप में काम करता है। और आखिरी है परसेप्चुअल। अवधारणा ही बना लेते हैं, अवधारणा ही बना लेते हैं यार सामने वाला जो बोल रहा है वो तो बिल्कुल गलत बात है, इसकी बात तो सुनना ही है, फालतू की बात कर रहा है। तो अवधारणा ही अगर हम लोग बना ले तो फिर हमारा संचार, यानी कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ आपको बताने की, आप शायद नहीं समझेंगे। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि मैं जो बात बता रहा हूँ वो आपके इस्तेमाल की नहीं है, आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला, तो मैं कितने भी अच्छे तरीके से उस चीज़ों को आप तक पहुँचाने की कोशिश, चाहे वीडियो बना के दूँ, चाहे आपको बार बार बता दूँ, मैसेज कर दूँ, नोट्स दे दूँ, आप तक वो नोट्स का फ़ायदा नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपने मानसिक रूप से इस बात को निश्चित कर लिया है कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके काम की नहीं है। तो ये बहुत बड़े कुछ प्रमुख बाधक हैं जो कि हमारे संचार की प्रक्रिया में बाधक के रूप में काम करते हैं। तो इनको आपको लिखना है। ये जब आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा इतना ही लिख देना है, माफ़ करिएगा वेरी शॉर्ट में। लेकिन जब शॉर्ट में आए तो इन सारे पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन भी करना है। आपको परिभाषा के बाद इन पॉइंट्स को ना एक एक करके एक्सप्लेन करना, आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतर आंसर में हो जाएगा कन्वर्ट। तो इस तरह से आपको लिखना है। चलिए आगे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। इसके अलावा दोस्तों दो महत्वपूर्ण प्रश्न और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन नहीं लिख पाया हूँ मैं वहाँ पे, माफ़ करिएगा। तो एक आपसे प्रश्न पूछा था कि व्हाट इज एडुसेट, एडुसेट एज एन एजुकेशनल सैटेलाइट। तो एजुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसे हम लोग जीसैट 3 के नाम से भी जानते हैं, और ये भारत का सबसे पहला उपग्रह है जो कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने के लिए कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, आपके उपग्रह के माध्यम से, दूरदर्शन टीवी के माध्यम से घरों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए ये जो उपग्रह आपका बनाया गया था। और ये उपग्रह आप जो है इसे हम लोग एजुकेशनल सैटेलाइट जैसे कि एडुसेट भी कहते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? ये भारत का पहला डेडिकेटेड यानी कि समर्पित सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही बनाया गया भारत का पहला आपका उपग्रह है। तो आप इसे बोल सकते हैं, आप याद रखें कि एडुसेट मतलब एजुकेशनल सैटेलाइट, और ये भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का
पहला एजुकेशनल सैटेलाइट है जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से ही प्रक्षेपित किया गया था, आपको बनाया गया था। तो ये याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है कि दूरस्थ क्षेत्र, गांव देहात, रूरल एरिया, जहां आपकी स्कूल कॉलेजेस की कमी है, जहां पर कि लोग शायद नहीं पहुंच पाते एक शिक्षक के रूप में, या शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाता, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न और इंटरनेट के माध्यम से अगर संभव हो पा रहा है तो सैटेलाइट टेलीविज़न के फॉर्मेट में आप तक शिक्षा पहुंचाई जा सके। शिक्षा जैसे कि आपने देखा होगा प्रसार भारती, या फिर पहले हम लोग बहुत सारे कुछ आप देखते थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद आप लोग को याद होगा। तो इस तरह से दूरदर्शन के बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक चैनल, एजुकेशनल चैनल हैं जिनके माध्यम से गांव तक, कृषि दर्शन, इस तरह के बहुत सारे चैनल होते थे जिनसे सूचना पहुंचाई जाती थी। तो ये उद्देश्य है आपका एजुकेशनल सैटेलाइट का, कि दूरस्थ क्षेत्रों तक, गांव-गांव तक जो है आपकी शिक्षा को पहुंचाना। किसके लिए? शिक्षण के माध्यम से गांव-गांव तक शिक्षा का प्रसार हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लें, और उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आप तैयार कर पाएंगे। आगे और मिलेंगे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ, और जो क्वेश्चन रह गए उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।